हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश विद रोजी विठल। अब हम पार्टिसिपल्स को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझने जा रहे हैं थ्रू प्रैक्टिस। ये आधे आधे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपको कंप्लीट करने हैं। द एप्लीकेशन बीइंग लॉन्ग, एक्चुअली बीइंग मतलब यहाँ पर क्या है, द एप्लीकेशन वॉज लॉन्ग। तो हमने क्या किया, वॉज लिखने की बजाय हमने वॉज के साथ आईएनजी लगा दिया, बीइंग हो गया, क्योंकि आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। एक तो होता है आसान तरीका कि एप्लीकेशन लंबी थी इसलिए आगे जो भी हुआ वो आप लिख सकते हो। दूसरा तरीका है कि एप्लीकेशन लंबी होने के कारण, उस होने के कारण को कैसे लिखेंगे, जो हम वॉज लिख रहे थे हमने उसके साथ आईएनजी लगा दिया तो उसकी शक्ल ये हो गई। इज़ैम आर वाजवर के साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं तो उसकी शक्ल यही होती है, क्योंकि सॉरी, आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। तो इज़ैम आर वाजवर की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बी। एप्लीकेशन लंबी होने के कारण ये आपको पास्ट में ही लिखना पड़ेगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर दा लगा हुआ, यानी हम जानते हैं कि हम कौन सी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, यानी कुछ हो चुका है पास्ट में। तो यहाँ पर आप कोई भी पास्ट का टेंस यूज़ कर सकते हैं और आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। माई एक्सपेक्टेशंस बीइंग वेरी हाई, मेरी उम्मीदें बहुत ऊंची होने के कारण क्या हुआ, तो वो आपको आगे लिखना है। अब इसमें आप प्रेजेंट टेंस भी यूज़ कर सकते हो। आप जो भी टेंस यहाँ पर यूज़ करोगे इसका मीनिंग उसी टेंस में हो जाएगा। यहाँ पर तो रिस्ट्रिक्शन थी क्योंकि दा लगा, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, बट हियर ऐसा कुछ नहीं है कि वी मस्ट मेक इट इन पास्ट ओनली। आप प्रेजेंट में भी बना सकते हैं, आप जिस भी टेंस में बनाएंगे उसी में इसका मीनिंग आ जाएगा। तो बीइंग मैंने आपको बताया कि माई एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई, ये रीजंस हैं उस काम के जो आप लिखेंगे। तो मेरी उम्मीदें ऊंची होने के कारण क्या हुआ या क्या होता है या क्या होगा। द फर्नीचर बीइंग वेरी ओल्ड, फर्नीचर बहुत पुराना होने के कारण, यहाँ पर भी आप प्रेजेंट टेंस भी लगा सकते हो, पास्ट भी लगा सकते हो, फ्यूचर भी लगा सकते हो, क्योंकि इसका टेंस इस टेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाता है। बीइंग वेरी डीप, बहुत गहरा होने के कारण आगे आपको कंप्लीट करना है। मैंने आंसर्स अभी नहीं लिखे हैं, आप पहले इसको कंप्लीट कीजिए, फिर आप आंसर्स देख सकते हो और मैं आपको मिस्टेक्स भी बताऊंगी कि इसमें हमें समझने में क्या क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ठीक है, आंसर्स लिखिए फिर हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द आंसर्स। द एप्लीकेशन बीइंग लॉन्ग, द टीचर डिड नॉट रीड द होल, टीचर ने उसको पूरा नहीं पढ़ा। आप हमेशा क्रॉस चेक कीजिए अपना सेंटेंस कैसे, पहले इसको पढ़िए फिर बिकॉज लगाकर इसको कंप्लीट सेंटेंस में चेंज कर दीजिए। द टीचर डिड नॉट रीड द होल मतलब टीचर ने उसको पूरे का पूरा नहीं पढ़ा। वाई, बिकॉज द एप्लीकेशन वॉज, मैंने आपको बताया ना कि ये हमने इज़ैम आर वॉजवर के साथ आईएनजी लगाने से बीइंग बन गया। तो जब हम बिकॉज लगाकर इसको बोलेंगे तो हम इसको एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह बोलेंगे, तब हम बीइंग नहीं बोलेंगे। सो द टीचर डिड नॉट रीड द होल, वाई, बिकॉज द एप्लीकेशन वॉज लॉन्ग। तो यानी ये आंसर ठीक है। माई एक्सपेक्टेशंस बीइंग वेरी हाई, मेरी उम्मीदें बहुत ऊंची होने के कारण आई नीड टू वर्क हार्ड, मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है क्यों, बिकॉज माई एक्सपेक्टेशंस आर, क्योंकि हमने यहाँ प्रेजेंट में बनाया। सो माई एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई, तो ये आंसर भी ठीक है। द फर्नीचर बीइंग वेरी ओल्ड, फर्नीचर बहुत पुराना होने के कारण द होस्ट वॉज फीलिंग अनईजी, जो मेज़बान है वो थोड़ा अनईजी फील कर रहा था। क्यों, बिकॉज द फर्नीचर वॉज वेरी ओल्ड, तो ये आंसर भी ठीक है। बीइंग वेरी डीप, अब आप बाकी सेंटेंसेस में देखिए बीइंग से पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसमें क्या है कि बीइंग से पहले सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका सब्जेक्ट कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो क्या होगा कि जो हम यहाँ लिखेंगे हमें वो ये सोचकर लिखना है कि वही यहाँ का सब्जेक्ट भी माना जाएगा। सो बीइंग वेरी डीप, द रिवर वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू स्विम इन, यहाँ इन लगाना ज़रूरी है। अगर हम इन नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है कि नदी बहुत मुश्किल थी तैरना, मतलब नदी को ही तैरना था। इन लगाने का मतलब है कि नदी में तैरना बहुत मुश्किल था। अब नदी में तैरना बहुत मुश्किल था, वाई, बिकॉज अब क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है
तो जो ये सब्जेक्ट है ये यहाँ पर भी है जो हमें दिख नहीं रहा, तो बिकॉज द रिवर वॉज वेरी डीप। तो जब भी आपका कोई सेंटेंस बीइंग से शुरू हो रहा है कॉमा लगाकर, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और आप उसको हमेशा चेक कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है हिंदी में सेंटेंस ठीक लगता है, अभी मैं आपको नीचे बताऊंगी लेकिन इंग्लिश में आप देखो, द रिवर वॉज डिफ़िकल्ट टू स्विम इन, वाई, बिकॉज द रिवर वॉज वेरी डीप, क्योंकि नदी बहुत गहरी थी। अब आप नीचे देखो, ये सारे सेंटेंसेस मैंने गलत लिखे हुए हैं आपको ये बताने के लिए कि इसमें किस किस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं। द एप्लीकेशन बीइंग लॉन्ग इट हैड मैनी मिस्टेक्स, उसमें बहुत सारी गलतियां थी एप्लीकेशन में, क्यों? क्योंकि वो बहुत लंबी थी। अब यहाँ पर भी हमने एप्लीकेशन लिख दिया और यहाँ पर हमने एप्लीकेशन के लिए प्रोनाउन लगा दिया। इस पैटर्न की यही तो विशेषता है कि अगर आपका सब्जेक्ट दोनों तरफ सेम है तो आपको शुरू में सब्जेक्ट नहीं लगाना। अब जैसे आप देखो, हमने यहाँ पर रिवर की बात हो रही है और यहाँ पर भी रिवर को ही डीप कहा जा रहा है, तो हमने यहाँ सब्जेक्ट लगाया ही नहीं। अब हम यहाँ भी एप्लीकेशन की बात करें और हमने यहाँ इट लगा दिया, तो फिर इसको कैसे कहना चाहिए? हमको ये एप्लीकेशन यहाँ से हटा देना चाहिए। बीइंग लॉन्ग और इट की जगह क्या लिखना चाहिए? द एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन हैड मैनी मिस्टेक्स, एप्लीकेशन में बहुत सारी गलतियाँ थी, क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन लंबी थी, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। माई मतलब सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना चाहिए। ये सेंटेंस लिखने का वैसे एक तरीका और भी है, द एप्लीकेशन के बाद कॉमा लगाओ, बीइंग लॉन्ग के बाद फिर कॉमा लगाओ, इट की तो खैर ज़रूरत ही नहीं है। हैड मैनी मिस्टेक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ कॉमा, यानी द एप्लीकेशन हैड मैनी मिस्टेक्स हमारा मेन सेंटेंस हो जाएगा। बीच में हम कुछ उसकी विशेषता बता रहे हैं तो कॉमा लगाना पड़ेगा, जहाँ विशेषता ख़त्म हुई फिर एक कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर मेन सेंटेंस आ जाएगा। इट का दोनों ही केसेस में कोई काम नहीं है। माई एक्सपेक्टेशंस बीइंग वेरी हाई दे इंटिमिडेट मी, मेरी उम्मीदें बहुत ऊंची होने के कारण वे यानी मेरी उम्मीदें मुझे डराती हैं, मतलब मेरे में अंदर डर पैदा करती हैं कि कहीं वो पूरी होंगी भी या नहीं, या कहीं मैंने अपनी काबिलियत से ज़्यादा ऊंची उम्मीदें तो नहीं रख ली हैं। अब देखो हम फिर रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस और वह यहाँ पर उसके लिए दे लगा दिया, तो ये कैसे होना चाहिए? हमको यहाँ से इसको हटा देना चाहिए। बीइंग वेरी हाई माई एक्सपेक्टेशंस, आपको किसी चीज़ का नाम मालूम है तो नाम ही लिखना चाहिए, दे से हमको क्या पता चलेगा किसकी बात हो रही है? सो बीइंग वेरी हाई माई एक्सपेक्टेशंस इंटिमिडेट मी। द फर्नीचर बीइंग वेरी ओल्ड इट विल बी सोल्ड, अब आप देखो फर्नीचर पुराना होने के कारण इसे बेच दिया जाएगा, तो यहाँ भी फर्नीचर की बात हो रही है, यहाँ भी। तो इस पैटर्न का फिर तुम सीधे सीधे लिख देते हैं, द फर्नीचर इज़ वेरी ओल्ड इट विल बी सोल्ड, फिर हमें ये पैटर्न की तो ज़रूरत ही नहीं। हम थोड़ा एडवांस लेवल में जाना चाहते हैं तो हमको क्या करना है, फिर इसको यहाँ से हटा दो। Being very old, the furniture will be sold. The furniture will be sold. Why? Because the furniture is very old. हम यहाँ से इसको हटा देंगे, वो अपने आप ही दोनों तरफ मान लिया जाएगा, एक ही बार लिखना पड़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती हैं जब हमें सीधा सीधा ऐसे आ जाना, बीइंग वेरी डीप, बहुत गहरा होने के कारण, आई कुड नॉट स्विम इन द रिवर, मैं नदी में नहीं तैर सका। अब आप हिंदी के हिसाब से आपको बिल्कुल ठीक लग रहा होगा कि गहरी होने के कारण मैं नदी में नहीं तैर सका, लेकिन अब यहाँ गड़बड़ क्या है? पहले आप हमेशा इस सेंटेंस को पढ़िए और इसके बाद बिकॉज लगाकर इसको पूरा सेंटेंस बना दीजिए। आई कुड नॉट स्विम इन द रिवर, वाई? बिकॉज अब बीइंग से पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यानी आई यहाँ पर भी आ जाएगा, बिकॉज आई वॉज वेरी डीप, तो गड़बड़ हो गया। यानी अब यहाँ पर हमारी मजबूरी है कि ये बात हम किसके बारे में कह रहे हैं उसी को यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा। अगर हम किसी और को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मीनिंग गड़बड़ होगा, जैसे कि सेंटेंस में हो रहा है कि मैं नदी में नहीं तैर सका, क्यों? बिकॉज आई यहाँ पर भी हो जाएगा, आई वॉज वेरी डीप। तो आप समझ गए होंगे। अभी हम इस तरह के सेंटेंसेस की और भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इन सेंटेंसेस में अक्सर गड़बड़ होती है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि यही सेंटेंस बिना कॉमा के जेरंड की तरह कैसे यूज़ होता है। सो अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।